नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और आज पंचतंत्र की कथाओं के अगले अध्याय की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अगले तंत्र की, जिसको कहा गया है काकोलुकीयम। दक्षिण देश में मैलारोपे नाम का नगर था, तो नगर के पास एक पीपल का वृक्ष होता था। उसके घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। तो उन्हीं में से कुछ घोंसलों में से कौओं के बहुत से परिवार रहते थे। तो कौओं का राजा वायसराज मेघवर्ण उसका नाम था, वो भी वहाँ रहता था। उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। तो उससे कुछ दूर पर्वत की गुफाओं में उल्लुओं का दल भी रहता था, और उनका नाम था अरिमर्दन, यानी कौओं का राजा मेघवर्ण और उल्लुओं का राजा अरिमर्दन। दोनों में, कौओं में और उल्लू का स्वाभाविक बैर होता है। तो अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाता था। वहाँ कोई इकला दुकला कौआ मिल जाता तो उसे मार डालता, और इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौए मार दिए। तब मेघवर्ण ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उलूक राज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई ये है कि हम रात को नहीं देख सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ छिप जाते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में भी कुछ पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय या दैदी भाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। तो मेघवर्ण ने अपने, उसके भी सेक्रेटरी थे, सचिव थे। प्रथम सचिव, उसका नाम था उज्जीवी। तो उज्जीवी से प्रश्न किया कि भाई क्या करा जाए। तो उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए, उससे तो संधि ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद उसका जो द्वितीय सचिव था, उसका नाम था संजीवी। उससे प्रश्न किया तो उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि नहीं करनी चाहिए। तो शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भड़क जाती है, वो और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई ना लड़ सकें, उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, लेकिन संधि नहीं करनी चाहिए। सच बात तो ये है कि राजा की भूमि शत्रुओं के खून से, उनकी विधवा स्त्रियों के आंसू से नहीं सींची गई तो वो राजा होने के योग्य नहीं है। तब मेघवर्ण ने तृतीय सचिव को बुलाया। अब दोनों सचिवों की बात तो आपस में कुछ मिली नहीं। तो तृतीय सचिव ने कहा कि महाराज, उसका नाम था तृतीय सचिव का अनुजीवी, उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी। महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी हमसे अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों ही करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए, पलायन कर जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने से कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है, वो शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने व अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ण ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया, यही, महाराज, मेरी सम्मति तो संधि, विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए तो आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अब आसन नीति क्या है भाई? अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना, और सबसे अच्छा उपाय है, मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर ही शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच कर ले जाता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए।
अपने दुर्ग में बैठकर हम अपने बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। तो हमारे अपने दुर्ग में यदि बैठे हैं तो हमारा 1 से 100 शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी नहीं उखाड़ सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नाम से पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संशय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यहीं ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। अब यदि एक समर्थ मित्र ना मिले तो अनेक छोटे छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध देती है। 5 मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत सचिव स्थिर जीवी के पास गया। अब 5 की राय अलग अलग, 5 अपनी अपनी जगह पर राय दे रहे थे, अपने अपने तरीके से राय दे रहे थे। तो उसका दिमाग थोड़ा सा विचलित हुआ और अपना जो वंशागत सचिव स्थिर जीवी था वहाँ उसके पास गया और प्रणाम करके बोला, श्रीमान, मेरे मंत्री मुझे सभी जुदा जुदा अलग अलग राय दे रहे हैं, आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय कीजिए। तो उसने सबकी सलाहें उसने बताई। तो स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मंत्रणा तो ठीक ही दी। अपने अपने समय सभी की नीतियां अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें द्वैधी भाव या भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित ये है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास ना करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहें और तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दें। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का भी पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद ही आक्रमण कर देना उचित होगा। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निसंदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह से देखा जाए? तो स्थिर जीवी बोलता है कि गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम करता है। स्थिर जीवी की बातें सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, श्रीमान, ये तो बतलाइए कि कौओं और उल्लुओं का ये स्वाभाविक बैर है किस कारण से? तब स्थिर जीवी उसको अगली कथा सुनाता है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ पंचतंत्र की कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी। तो आप अपने पोता पोतियों और नाती नतनियों को ये कथाएं सुना रहे होंगे। यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से भी इन कथाओं को शेयर अवश्य कीजिएगा। आप अपनी अपनी लोकल भाषा में इसको अनुवाद करके अपने बच्चों को सुनाने की कोशिशें जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।